नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए डीकोडिंग करते हैं आज की स्टॉक मार्केट को। कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट। और याद रखिए, हमारा पर्पस सिर्फ आप लोगों को एजुकेशनल और लर्निंग, दो ही हमारे पर्पस हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किसी भी प्रकार की। और जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखती होगी वो गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से होगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल लर्निंग के ऊपर विश्वास रखते हैं। उसके तहत हमने ये वीलॉग बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्या है। द वन रेड से करते हैं इसको, क्योंकि इसका रेड ही इफेक्ट पड़ा है पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स पे। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप टीवी के कलाकारों को या फिल्म के कलाकारों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाते हैं ना, तो यही ड्रामा होता है जो आपको सामने दिख रहा है। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब जब ये शुरुआत में आए थे, इन्होंने प्रॉमिस किया था और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल इनका बहुत बड़ा फैन था। आज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने तो इनका काम देखना है ना। जो इनके प्रॉमिसेस थे, प्रॉमिसेस ले लेते क्या थे। यूक्रेन रशिया वॉर को 1 डे में सीज फायर करवा दूंगा, बंद करवा दूंगा। इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई को खत्म कर दूंगा। ये दो इनके प्रॉमिस थे। और जो हम देखते हैं और हमें लगता है इस वक्त सबसे दयनीय स्थिति है नंबर 1 के ऊपर यहाँ पैलेस्टाइन में, और नंबर 2 के ऊपर यूक्रेन के अंदर। यहाँ पे इतनी कर दयनीय स्थिति है कि यहाँ लाखों लोग बेघर हैं और सैकड़ों बच्चे यहाँ पे मारे गए हैं। वही हालत यहाँ यूक्रेन के अंदर है। ये लड़ाई रशिया भारत के बहुत क्लोज है, इजराइल भी भारत के बहुत क्लोज है, पैलेस्टाइन भी भारत के बहुत ज़्यादा क्लोज है। आप लोग ये जानकर हैरानी होगी कि इनके जिन्होंने पैलेस्टाइन का इनफिदा मूवमेंट बनाई थी, उनका भारत के साथ बहुत ज़बरदस्त संबंध है। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय जो डिप्लोमेसी के उस टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो मेरा वीलॉग कहीं और ही पहुँच जाएगा। तो भारत की सब देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। हम नहीं बता रहे हैं कि लड़ाई सही या गलत है, किसने शुरू की, उस पॉइंट पे नहीं हम जा रहे हैं। लेकिन लड़ाई ये जो है, वॉर दोनों बंद होनी चाहिए थी। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि बंद करवाएंगे, और हमने नोबेल पीस प्राइज जो कि बराक हुसैन ओबामा साहब को मिल गया है और इनको नहीं मिला, और इनको इसका बहुत मलाल है। ये लड़ाई की क्यों रुकवाना चाह रहे हैं, इसके पीछे इनका हिडन एजेंडा ये भी है। मुंह पे ये कुछ और ही बोलते रहते हैं बेशक। लेकिन दोनों रशिया यूक्रेन, एक दिन तो छोड़ो, कितने दिन हो गए आज, बिल्कुल नहीं इसको रोक पाए, लड़ाई और बढ़ गई। इजराइल पैलेस्टाइन की लड़ाई बंद करवाना तो छोड़ो, वहाँ पे ये जो क्रॉस मैंने लगाए ना, ये मैंने जानबूझ के लगाए थे क्रॉस। ये बोल रहे हैं कि जो गाजा स्ट्रिप है ना, मैं गाजा स्ट्रिप को पूरी की पूरी को खाली करवा दूंगा। पैलेस्टाइन वहाँ से चले जाएं, कुछ अफ्रीका में चले जाएं, कुछ बाकी देश उनको ले लें, और उसके बाद यहाँ पे हम बहुत बढ़िया रिजॉर्ट बनाएंगे। मतलब ही इज अ रियल, टीवी के एक्टर थे ये, और रियल इस्टेट। याद रखना, अपने दुनिया में सबसे नालायक आदमी होगा ना, वो ज़मीनों को खरीदने बेचने का काम करता है। दलाल शब्द समझते हैं ना आप, दलाल, वो शब्द यहीं से निकला है, रियल इस्टेट से। तो रियल इस्टेट बहुत ही शैलो और बहुत ही घटिया सेक्टर है। तो ये जनाब उसी की उपज है। और एक टीवी एक्टर्स रहे ये, बहुत ही घटिया किस्म के टीवी एक्टर। अब ये दुनिया को चला रहे हैं, देशों को चला रहे हैं। तो इनका एजेंडा क्या है? बिजनेस। यहाँ ये बोल रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप को खाली करवा देंगे। कैसे करवा देंगे भाई? यहाँ गाजा में 20 लाख लोग हैं, 20 लाख लोगों को बांट लो आपस में। मतलब ये तो एक कंपनी जैसे लैंड एक्वायर नहीं करती है। बिल्कुल ही घटिया पॉलिसी, वो कभी सिरे नहीं चढ़ेगी इनकी। और दूसरा, रियल एस्टेट का लेन देन। कतार ने इनको एक जहाज दिया, जेट दिया। कतार जहां ना कोई डेमोक्रेसी है, ना कोई रूल ऑफ लॉ है, राजों का राज है, उसकी वाहवाही करके आ गए। और एक साउथ अफ्रीका के चुने हुए प्रेसिडेंट मुफासा, बहुत ही शानदार प्रेसिडेंट, उन बेचारों की जो क्लास इन्होंने व्हाइट हाउस में लगाई,
आप सब लोगों ने देखी होगी। मतलब क्या बोले इन लोगों के बारे में। नोबेल पीस प्राइज, मैं तो कहता हूँ प्राइज का पी भी इनसे वापस ले लेना चाहिए अगर ये आपस में भी कोई बांट रहे हो तो। इतना बुरी इनकी स्थिति है। और आज इन्होंने भारत के लिए एक बुरी खबर और क्या कर दी है, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने एप्पल को बोल दिया है कि मैं इंडिया में तुमको बिल्टअप नहीं करने दूंगा। देखो ये कितने इंडिया के पीछे पड़े हैं, जबकि जब इनका इलेक्शन था तो अब की बार ट्रंप सरकार, भारत में लोग क्या कर रहे थे, हवन कर रहे थे इनकी जीत के लिए। और इसलिए हवन कर रहे थे कि हमारे देश से ही बिजनेस लेके जाएंगे। बहुत ही दयनीय स्थिति, बहुत ही ज़्यादा। तो आज फिर इनकी स्टेटमेंट आई है, आज मतलब पिछली रात को जब वहाँ पे दिन था। अब ये एक और चीज़ लेके आए हैं, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। बिल तो बिल होता है, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसा बिल मैं लेके आया हूं वैसा कोई नहीं लेके आया। भाई मेरे से पहले तो अमेरिका था ही नहीं, मैं ही अमेरिका हूं, इस टाइप की फीलिंग ये दे रहे हैं ना। वन बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है भाई, क्या नाम है ये? गार्बेज नाम है ये, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अब इसका कोई ढंग से नाम रखो, कोई ना कोई, किस फील्ड पे इन्फ्लुएंस करने वाला है ये। अमेरिका का नाम लिख दो, अमेरिका का नाम नहीं लिख रहे, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इस बिल के बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट हैं पूरी दुनिया के ऊपर इसके। ये देखिए, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। पहले ये बिल था, अब ये एक्ट बन गया क्योंकि इसको पास कर दिया दोनों हाउसेस ने यूएस में। और इसका भारत की स्टॉक मार्केट पे भी फर्क पड़ा है, हमारे स्टॉक्स पे भी फर्क पड़ा है। इसको लेके मैं एक वीलॉग बना रहा हूँ कि पूरी दुनिया के ऊपर इस एक्ट का क्या फर्क पड़ेगा। लगभग मैंने 30% के करीब वो वीलॉग बना दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा ध्यान जो गोल्ड का हमारा वीलॉग हमने आपको बताना है। आज शाम को मैं उसका हल्का सा टीजर लॉन्च करूंगा क्योंकि हमने लगभग उसको प्रिपेयर कर दिया है, गोल्ड वाला वीलॉग। चलिए जी, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर है, वो वीलॉग आपको आएगा। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव फर्क रहा। जैसे भारत की आज फार्मा सेक्टर गिरा, ग्रीन एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं वो गिरे, वो सारे इस बिल से लिंक करते हैं। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये बता दूं, मैं डोनाल्ड जे ट्रंप साहब की एक स्टेटमेंट थी, इन्होंने बोला था ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल, ये इनकी लाइन थी। ये बोलते हैं जो बाइडेन की सरकार थी वो थी क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए, कि ग्रीन हाउस की जो गैसेस हैं उनका एमिशन कम करना है। बहुत अच्छी बात है। ट्रंप साहब क्योंकि ये है बिलियनियर, और ट्रंप साहब किसको ज्यादा फॉलो करते हैं? ट्रेडिशनल बिलियनियर को। मैं हैरान हूं एलन मस्क इनके जाल में कैसे फंस गए। तो जो ट्रेडिशनल बिलियनियर हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं? ट्रेडिशनल एनर्जी को, मेनली क्रूड ऑयल को। तो बाइडेन ने क्रूड ऑयल को बंद करवा, अपने टेन्योर में बोला था कि क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग नहीं होगी और ग्रीन क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। भारत की बहुत सारी कंपनीज ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था? जो अमेरिका की ग्रीन क्लीन एनर्जीज थी। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी थी भारत की वारी एनर्जीज। आप सबके पास इसके स्टॉक्स होंगे, बहुत ही शानदार कंपनी है ये, और अमेरिका के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट था। इस बिल को पास होने के बाद सबसे ज्यादा बलि चढ़ी इस कंपनी की, इसका स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा क्योंकि अमेरिका में अब पॉलिसी शिफ्ट हो गया है क्रूड ऑयल की तरफ। और उन्होंने बोला ये बकवास है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सपोर्टर हूँ क्लीन एनर्जी का। ये ट्रंप साहब बोल रहे हैं ये मैं बंद कर रहा हूँ, इसकी नहीं है ज़्यादा ज़रूरत, इसको ज़्यादा बढ़ाओ। और उसके लिए टर्म निकल के आई, कौन सी वाली टर्म? ड्रिल बेबी ड्रिल। तो वहाँ पे ड्रिलिंग स्टार्ट हुई और इसके ऊपर मैं वीलॉग पूरा लेके आऊँगा आपको। और ये देखिए, ये है गोल्ड। इस गोल्ड को लेके आज गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं और गोल्ड ने टेक्निकल चार्ट के ऊपर एक नया बिहेवियर बनाया है और उससे जो गोल्ड है वो 1,25,000 की तरफ और $4,000 की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए, ये गोल्ड को लेके मैंने जो टीजर बनाया है आज 1671 1671 में ये स्टार्ट हुआ। द बर्थ ऑफ लंदन फर्स्ट गोल्ड ट्रेडिंग सेंटर। जो पहला गोल्ड का ट्रेडिंग सेंटर है वर्ल्ड का, वो कहां से शुरू होता है?
वो उसकी शुरुआत होती है लंदन से। इसीलिए लंदन का टावर लेके आया हूँ, लंदन का ब्रिज लेके आया हूँ। लंदन इसलिए आपके सामने डांस कर रहा है क्योंकि टेक्निकली जो गोल्ड की कैपिटल है दैट इज लंदन। तो 1671 एडी से एनो डोमिनी से ये स्टार्ट होता है। यहीं से हम गोल्ड का इवोल्यूशन स्टडी करेंगे और डिजिटल गोल्ड जो लेटेस्ट गोल्ड की करेंसी है वहां पे मैं आपको लेके आऊंगा। इसमें अगर मुझे 2 वॉल्यूम बनाने पड़े, 3, 4, एक मैंने बना रखा है पूरा वीलॉग अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स का, उसको मैं सब पार्ट में डिवाइड करके आपको संडे से हम इसको अपलोड करना शुरू कर देंगे। और आज शाम को आपको आएगा टीजर। ये वाला जो टीजर है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने गोल्ड का एनालिसिस किया है एज अ कॉन्सेप्ट, वो कैसे इवॉल्व होता है। तो चलिए जी, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं यहां से। अब ये देखिए आप, गोल्ड कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट। आज की डेट में गोल्ड क्या हुआ है, राइज किया। ये आप याद रखिए $3100 पे पहुंच गया था और अब कहां पहुंच गया, 33 क्रॉस कर दिया, $34 बढ़ा, $3200 पे था, $3300 पे। इसको राइज करने का सबसे बड़ा रीजन है डाउनग्रेड ऑफ यूएसए का जो डाउनग्रेड हुआ है यूएसए के डेट की वजह से, कि जो कर्जा वहां पे यूएस ले रहा है कितना हो गया है वो $39.2 ट्रिलियन। और अमेरिका की इकोनॉमी का साइज कितना है, $30 ट्रिलियन। तो इतना 120% का डेट है किसके ऊपर, अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर। तो लोग जो है अपना पैसा कहाँ पे लेके जा रहे हैं, सेफ हेवन में। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देखिए, ये मैं 1 डे की कैंडल है यहाँ पे आप देखिए 60 से नीचे इसकी RSI वैल्यू आ रही है। तो मतलब इसके पास ये पोटेंशियल है, इस बॉक्स को मैं बनाऊं और मैं फ्यूचरिस्टिक चार्ट आपको बनाऊं तो गोल्ड ऐसे करके नहीं रहेगा। तो गोल्ड जब ये नई हाइट लेगा ना, तो यहाँ पे भी गोल्ड ऐसे गोल्ड करके एक नई हाइट पे लेके जाएगा। इसीलिए हमको लगता है कि गोल्ड 1,25,000 रुपीज पे भारत में इसकी जाने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग जो हमारा गोल्ड का वीलॉग है उसका आप जरूर इंतजार करिएगा। वो वाला जो वीलॉग है वो आप लोग बिल्कुल पसंद करेंगे उसको, वो हम बहुत ही डेप्थ में लेके आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने गोल्ड है, ये हमने प्रिपेयर किया है। तो अगर आपको हिमालय स्टॉक गुरुकुल अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको शेयर करिए और आप इसको लाइक करिए। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। आज निफ्टी 50 ने बहुत शानदार काम किया। ये हमारा पहला पार्ट है वीलॉग का। दूसरा पार्ट वीलॉग का आएगा जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उसको आप देखिएगा, वो इंटरमीडिएट लेवल का, थोड़ा सा टफ लेवल का वीलॉग होगा, लेकिन ये हमारा बेसिक लेवल का वीलॉग है, इसको कंटिन्यू रखिए आप। ये देखिए, ये जो कंफर्मेशन 2 का लेवल था ना, यहाँ से ग्रीन कैंडल ने आज ऊपर बंद किया। और अगर मंडे को ये कैंडल फिर ग्रीन में ऊपर बंद होती है, अगर अगले 2 दिन में वो जो राजा धीराज है ना वहाँ वॉशिंगटन में बैठे हुए डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब, अगर वहाँ पे वो कोई ड्रामा नहीं करेंगे ना नया, तो संभावनाएं हैं कि ऊपर जा सकते हैं। लेकिन बियरिश की भी संभावनाएं, रेड कलर लेते हैं, बियरिश की भी संभावनाएं उतनी है। अब ये बुल और बियर के बीच में इस लाइन को लेके फाइट है, इस लाइन को लेके फाइट है ये। अब इस लाइन को कौन होल्ड करेगा, बियर होल्ड, बुल होल्ड कर पाएंगे या बियर इसको तोड़ पाएंगे, ये हम देखेंगे मंडे को। और मंडे को ही हमें इसका पता चलेगा। और ये देखिए, RSI की वैल्यू आज ऊपर को चली, यहाँ से हल्का सा इसने ऊपर को टर्न किया, लेकिन ये देखिए अभी रेड फॉर्मेशन है। वॉल्यूम जो है ना, वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, जो एक कॉज ऑफ वरी है। तो चलिए जी, आज की स्टॉक मार्केट के क्या मेजर कारण रहे। स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई, एक सेंसेक्स हमारा 0.95% बढ़ा, निफ्टी हमारा 1% के करीब बढ़ा, और जो पिछले कल का लो था उससे तो बहुत ऊपर गया ये। और ये देखिए आप, स्मॉल कैप भी बढ़ा
और साथ में मिड कैप भी। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा सेंसेक्स ये भी राइज किया, निफ्टी ये भी राइज किया, स्मॉल कैप ये भी राइज किया, मिड कैप ये भी राइज किया। आज हमारे जो 13 इंडेक्स है उसमें से एक को छोड़ के, वो कौन सा है? फार्मा के इंडेक्स को छोड़ के हर कोई इंडेक्स बढ़ा है। और फार्मा का इंडेक्स क्यों घटा है? वो है बिग वन बिल, ये जो अमेरिका में पास किया उन्होंने, उस बिल में एक चैप्टर है और वो चैप्टर बोलता है कि फार्मा सेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाएगी अमेरिका के अंदर। तो फार्मा की प्रोडक्शन अगर अमेरिका में बढ़ेगी तो अमेरिका को आज की डेट में सबसे ज्यादा जो दवाएं हैं वो कौन सप्लाई करता है? वो सप्लाई करता है इंडिया। तो ये अब कौन वहां पे वो क्या बोल रहे हैं कि हम खुद सप्लाई करेंगे तो हमारी फार्मा कंपनीज को उसका नुकसान होगा, इसीलिए फार्मा सेक्टर आज के दिन में फॉल किया है। इसको अब दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके चलते हैं, इसको क्लियर रखते हैं। सेक्टर लीडर टेक एंड कंज्यूमर। टेक इसलिए सेक्टर बड़ा है कि टेक को लेके बर्नस्टाइन ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म यूएस की है ये। इसने बोला है कि इंडियन आईटी कंपनीज इनको बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं यूएस से। अब ये इसकी रिसर्च है और इसका जो फ्यूचर है अगले 3 महीने में वो बहुत अच्छा है। इस रिपोर्ट को आने की देरी थी और हमारे, याद रखिए आप, टेक सेक्टर का सबसे बड़ी वेटेज है निफ्टी एंड सेंसेक्स के अंदर। दोनों में जो सबसे ज्यादा वेटेज है, किसी दिन मैं इंडेक्स की परसेंटेज का एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा तो वहां आपको जरूर मैं ये बात समझाऊंगा। तो सबसे नंबर 1 वेटेज है वो टेक की है। अगर टेक के स्टॉक बढ़े तो निफ्टी और सेंसेक्स ने बढ़ना ही बढ़ना था। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, एक 16% बढ़ा, एक 10% बढ़ा। आऊंगा इसके ऊपर, इसका चार्ट भी लेके आया हूं मैं, ये क्यों राइज हुए। निफ्टी 100 भी ग्रीन में रहा, 500 भी ग्रीन, मीनिंग भारत के जो 500 बड़े स्टॉक हैं उनमें मेजॉरिटी स्टॉक इसमें बंद हुए ग्रीन के अंदर। तो ओवरऑल मार्केट ने किसमें क्लोज होना था? ग्रीन में। अब आइए आप, रीबाउंड कैटलिस्ट, क्या कारण थे जिसकी वजह से हमारी ये जो मार्केट है वो राइज हुई? अर्निंग ऑप्टिमिज्म की अर्निंग जो है वो अच्छी आएगी, जो बची कंपनीज हैं उनकी अर्निंग जो है वो अच्छी आएगी। ईज यूएस ट्रेजरी यील्ड, इसका चार्ट में लेके आया हूं। बॉन्ड के प्राइसेस गिरे हैं, बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं, थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। डॉलर वीकनेस, DXY वीक हुआ है। DXY का जो इंडेक्स है, मैं हमेशा आपको समझाता हूं इसको, DXY का इंडेक्स लेस देन 100 पे आया है, जो बहुत अच्छी न्यूज है भारत के लिए। बुलिश सेंटिमेंट लाए और शॉर्ट कवरिंग एंड डिप बाइंग सपोर्टेड रिकवरी। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाए हैं, मैं दोबारा उन कॉन्सेप्ट पे आपको लेके आना चाहता हूँ। 2 कॉन्सेप्ट के दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं। आप जाइए हिमालय स्टॉक गुरुकुल के होम पेज पे, आपको दोनों वीलॉग मिलेंगे। वो ये है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, इकट्ठी चलती है ये स्ट्रेटेजी, एंड बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। मैंने आपको पहले भी ये चार्ट समझाए हैं, एक बार फिर से समझा देता हूं। होता क्या है कि जो एक्टिव ट्रेडर है ना स्टॉक मार्केट में, एक रेंज बना लेते हैं हम। वो क्या करते हैं, वहां पे यहां स्टॉक यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, यहां पे तो वो कर लेंगे बाई, फिर इस स्टॉक ने ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, यहां पहुंचा, यहां कर देंगे वो सेल। फिर और भी वो बहुत ही जबरदस्त गेम करते हैं वो, वहां पे यहां से वो कर देंगे शॉर्ट और यहां पे आके वो दोबारा कर देंगे बाई, और यहां से वो ऊपर जाके कर देंगे सेल। बाई सेल शॉर्ट बाई, ये जो मतलब इसी चार्ट में ना पूरी स्टॉक मार्केट है। कॉल ऑप्शन भी ऐसे कर देंगे वो, पुट ऑप्शन भी ऐसे कर देंगे। इस तरह से ये दोनों स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट में चलती है और लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं। एक कंपनी जिसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी है सेबी ने, उनका यह मानना है कि ये जो डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं कॉल और पुट के,
इन कॉन्ट्रैक्ट्स में हेरा फेरी की है। इसके ऊपर भी लॉग बना रहा हूं मैं। जेन स्ट्रीट कॉप करके ये कंपनी है, $2.8 ट्रिलियन इतना काम किया पिछले साल इन्होंने, और सेबी को लगा कि ये इतना ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो चलो जी इनकी इंक्वायरी करते हैं। पता नहीं वो सही है गलत है, जो इसकी रिपोर्ट आएगी मैं तो जरूर देखना चाहूंगा इसके ऊपर तो 100%। लेकिन ये भी लोग बेसिक और इंटरमीडिएट वाले जो सुनने वाले हैं आपके लिए नहीं होगा, ये होगा एडवांस लेवल के लिए, क्योंकि इसमें जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें जो सब कुछ मैं बताऊंगा वो बहुत हाई एंड की है। आप लोग देखिएगा उसको और अपने आप को लक्ष्य दीजिएगा कि आपको इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट की करनी है। अगर आप इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाएंगे, फिर आप व्लॉग बनाना और मैं आपके व्लॉग देखा करूंगा। चलिए जी आगे, लिक्विडिटी ड्रिवन मोमेंटम, ये ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। करंट रैली इज मोर लिक्विडिटी फेड देन फंडामेंटल, ये मुझे आपको समझाना है कॉन्सेप्ट। देखिए होता क्या है, स्टॉक मार्केट जो ऊपर को जाती है ना, उसको जाना चाहिए ऊपर फंडामेंटली। मैं समझाता हूं उसका मतलब। 2024 में मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल लेके आता हूं। दो देश जो आप बड़े चर्चा में हैं, नंबर 1 पे लेते हैं पाकिस्तान को, नलायक आतंकवादी स्थान को, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, आतंकवादी स्थान को लेते हैं जो कि पाकिस्तान है। हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, इनकी स्टॉक मार्केट और इंडिया की स्टॉक मार्केट। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो पिछले साल बहुत ज्यादा राइज की है, ग्रेटर देन 30%। अब स्टॉक मार्केट को कैसे राइज करना चाहिए? जैसे आपकी इकोनॉमी राइज करेगी। अगर आपकी इकोनॉमी राइज कर रही है तो आपकी मतलब जीडीपी आपकी बढ़ रही है, तो आपकी स्टॉक मार्केट राइज होनी चाहिए। अब भारत की स्टॉक मार्केट राइज होती है 12% के आसपास, जो बड़ा अच्छा नंबर है, और हमारी जीडीपी किस परसेंट से राइज होती है? 6.5% से। और पाकिस्तान की जो जीडीपी है इट इज 1.8%, 1.8% पाकिस्तान की जीडीपी। तो ये जो राइज है इसका मतलब वहां ऑपरेटर और दलाल हैं, लिक्विडिटी ने मार्केट को ऊपर लेके गई है। ये जो बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज वाले जो ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने ही वहां की मार्केट सस्टेन नहीं कर सकती ना, मार्केट फंडामेंटल कमजोर है। यही हमारी यहाँ ये जो पीछे ये जो स्टॉक मार्केट गई थी भारत में, ये जो भारत में स्टॉक मार्केट कहां से राइज हुई थी? 21,800 के लेवल से ये पहुंच गई थी कहां पे? 25,050 के लेवल के ऊपर, या 25,000 लो आप। इतना बड़ा जो राइज हुआ था ना, इट मस्ट बी फंडामेंटल सपोर्टेड। फंडामेंटल बढ़ने चाहिए थे ना हमारी स्टॉक मार्केट के, तब तो हम मानते कि हाँ जी बिल्कुल ठीक गए हम। ये ऊपर पहुंची लिक्विडिटी ड्रिवन, कि लोगों ने पैसा निकाला हुआ था, उनको पैसा लगाना था, और यहां जैसे ऊपर जैसे एफआईआई की सपोर्ट मिल गई, और ये मार्केट जो है लिक्विडिटी ड्रिवन होगी वहां पे। फंडामेंटली ड्रिवन नहीं है। फंडामेंटली ड्रिवन इसने तब होना था अगर भारत की जीडीपी ग्रेटर देन 7% होती। जो Q4 की अर्निंग है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 15%, और Q4 की निफ्टी की अर्निंग कितनी आई है? 7.5%, मात्र सिंगल डिजिट में। तो ये ठीक नहीं है। जीडीपी कितनी आई है? 6%। एक क्वार्टर में तो 5.4% आई थी। तो ना आपकी जीडीपी बढ़ रही है, ना आपकी अर्निंग बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट जूम करके ऊपर जा रही है, तो वो फ्रॉड है, फ्रॉथ है। वो आपको धोखा देगी किसी न किसी टाइम पे। हमेशा इसी पर्सपेक्टिव में आपको स्टॉक मार्केट को समझना है कि कहाँ पे ऑपरेटर चला रहे हैं, कहाँ पे फंडामेंटल चला रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, और जिंदगी में भी, जिस इंसान की लाइफ के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उसकी लाइफ बहुत ही शानदार होगी। जो फंडामेंटली शैलो होगा ना, वो है ना बॉलीवुड का शब्द खज्जड़, वो पूरी उम्र खज्जड़ ही रहेगा। तो फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। फिर आपको वो जो समाज के ऑपरेटर दलाल घूमते हैं ना चारों तरफ, वो आपको हिला नहीं सकते अगर आपकी कैरेक्टर और पर्सनैलिटी
फंडामेंटली ड्रिवन होगी। ये प्रिंसिपल स्टॉक मार्केट पे भी लागू होता है और यही फंडामेंटल प्रिंसिपल आपकी लाइफ पे भी लागू होता है। इसीलिए माँ बाप हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। क्यों बोलते हैं वो? ताकि वो उसका माइंड फंडामेंटली एनरिच हो। चलिए जी, अब इस भारी भरकम ज्ञान, लाइफ के ज्ञान के बाद आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट। नहीं, एक पॉइंट हमारा पीछे बच गया, 2 बच गए इनफैक्ट। अब क्लैरिटी किसके ऊपर आएगी? Q1 Q2 की जो अर्निंग आएगी फाइनेंशियल ईयर 25 की, ये अच्छे आने की संभावनाएं हैं। इसके फोरकास्ट अच्छे आए हैं। सितंबर में ब्रिंग क्लियर ट्रेंड, मुझे डाउट है, ये बड़ा लंबा कर दिया इन्होंने, हमें पहले ही पता चल जाएगा जुलाई अगस्त तक की कहाँ जाएगी ये मार्केट। FII इन्फ्लुएंस, इसका मैं अलग से भी चार्ट लेके आया हूँ। FII ने 2022 को सेलिंग की बहुत ज्यादा, और ग्लोबल क्यूज, डॉलर मूव, अर्निंग रिवाइवल। FII भारत में इस हफ्ते मिक्स रहे, और FII चाइना और हांगकांग में चार्ट, आज 2 चार्ट के ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां बोल के ना मजा नहीं आएगा, मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा, डेटा के ऊपर लेके चलूंगा, वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट को। मॉर्गन स्टैनली, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये पॉइंट आप लोगों को ना बहुत ध्यान से समझना भी चाहिए। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने क्या बोला है? बेस केस सेंसेक्स 89,000 पे पहुंच जाएगा जून 26 में, 50% प्रोबेबिलिटी है। एक बात आप याद रखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में है ना, स्टॉक मार्केट हमेशा चलती है थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीज के ऊपर ही स्टॉक मार्केट चलती है। हम डेटा को एनालाइज करते हैं, हम बोलते हैं मार्केट ऊपर को चढ़ेगी, तो जो हमने स्टेटमेंट दी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 50%, 60%, 70%। 70% से ऊपर तो कोई नहीं दे सकता, एक ही है वो दे सकते हैं, वो है भगवान। उसके अलावा इंसान नहीं दे सकता गारंटी। तो प्रोबेबिलिटी है इसकी ऊपर जाने की। तो अगर ये 3 प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है ना, तो साथ में 3 प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की भी तो हैं। वो कौन सी है? क्योंकि 1 थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हो गया 50%, ये हो गया 50%। आधे चांस ऊपर के हैं, आधे नीचे के हैं। 60%, 40%। 60-40 इज इक्वल टू 100, 100 इज इक्वल टू 1। 70%, 30%, 70-30, 100 इज इक्वल टू 1। थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैं आपको मतलब पूरी जो निचोड़ है ना थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक। मतलब अगर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कुछ तो वो है थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने अपने स्कूल कॉलेज टाइम में इसको बहुत डेप्थ में एनालाइज किया है। तो ये देखिए आप, ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि किसी ने बोला कि मार्केट ऊपर को जाएगी और आपने कॉल खरीद लिया तो उसने ऊपर को ही जाना है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चलती है। और ये देखिए कितना बड़ा फंड हाउस है ये मॉर्गन स्टैनली। इन्होंने 50% प्रोबेबिलिटी है बुल केस के सिनेरियो में, और बुल केस बनता है तो 1 लाख पहुंच जाएगी। बियर केस का 2 इन्होंने बताई ना, बुल केस होगा तो 1 लाख और 50% है तो 89,000। बियर केस में 70,000, मतलब 20% जो है वो क्या है आपका फॉल कर सकती है। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ, पता नहीं आपको समझ आएगा क्योंकि वो बहुत टेक्निकल है। आप लोगों को ना जो मुझे सुन रहे हैं, आप जो भी आपका पोर्टफोलियो है ना, अगर आपको हेजिंग नहीं आती ना, पोर्टफोलियो में हेजिंग नहीं आती आपको, ये कॉम्प्लेक्स है ये कॉन्सेप्ट, इजी होता तो मैं तुरंत समझा देता आपको। तो आप लोग हमेशा स्टॉप लॉस को प्ले करिएगा। अब जैसे देखो, आपने स्टॉक मार्केट में एंटर हुए जब स्टॉक मार्केट थी 40,000 के ऊपर। आज स्टॉक मार्केट कितने के ऊपर है? 81,000 के ऊपर। तो आपका डबल से ज्यादा पैसा हो गया है। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और कहाँ लगे स्टॉप लॉस? अब आपको लगाना चाहिए 70,000 रुपीज के ऊपर, 70,000 इंडेक्स के ऊपर। हर एक जो भी ऐप है आपके पास ना, जहाँ भी ट्रेडिंग करते हैं, उनमें ऑप्शन होती है स्टॉप लॉस की। आप स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हेजिंग आपको नहीं पता है, तो छोड़िए सब बात को। आप 70,000 रुपए के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा लो, तो यहाँ से आपको 30,000 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा हमेशा।
तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 70,000 पे, और वो मैंने कहां से उठाया 70,000? ये है वर्स्ट केस सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो है। तो आप क्या कर लेंगे, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेंगे। अगर बियर मार्केट भी आती है, और ट्रंप साहब हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ईरान पे अटैक हो जाए, वहाँ पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो फूट जाएं, लोग मरने लग जाएं, चाइना कूद जाए, रशिया कूद जाए, न्यूक्लियर वॉर वर्ल्ड में स्टार्ट हो जाए, किसी को नहीं पता ना, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपको प्रोटेक्ट करना है अपना पोर्टफोलियो। तो आपको इस हिसाब से, अब वो आप देखिए, आप हमें मेल कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो, हम उसको एनालाइज करेंगे, फिर हम आपको बता सकते हैं कि इस तरह से एनालाइज करके ये इस प्रकार से होना चाहिए। चलिए जी, नियर टर्म वोलेटिलिटी, मार्केट में कंसोलिडेट, इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट में कंसोलिडेट का मतलब मैं आपको समझाता हूं। मैं उस चार्ट पे ही आपको ले जाना चाहता हूं जो चार्ट में हमने बनाया हुआ है। इट इज दिस चार्ट, ये वाला चार्ट देखिए। ना यहां से स्टॉक मार्केट ऊपर को जाएगी ना नीचे को आएगी, मार्केट इस बॉक्स के बीच में चलती रहेगी, इस बॉक्स के बीच में, कभी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ऊपर। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, ना मार्केट ने ऊपर जाना ना मार्केट ने नीचे जाना, और इसकी जो संभावना है कंसोलिडेशन की, वो स्टॉक मार्केट में बढ़ रही हैं कि देयर इज, ये देखिए, ये इसी टॉपिक पे थे हम। यहाँ पे मार्केट में कंसोलिडेट अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ट्रंप साहब हैं तो पूरी दुनिया अनसर्टन है, सर्टेनिटी का तो कोई स्कोप ही नहीं है ना जब तक ट्रंप साहब है वहां पे। तो यूएस इंडिया ट्रेड डील, जिसकी अभी तक कोई खबर आ नहीं रही है। करेंसी का स्विंग हो रहा है, कभी 82 पे रुपये पहुंच जाता है, कभी 88 पे पहुंच जाता है, तो स्विंग देखो। मॉनसून प्रोग्रेस ये अच्छी हो रही है। जो अगर बेंगलोर से कोई मुझे सुन रहा है, तो मैंने बहुत अच्छा कार्टून देखा कि वो टेक सिटी में एक लैपटॉप के ऊपर बंदा बैठाया था उन्होंने, जो रेन शेल्टर है उसकी छत के ऊपर, क्योंकि रेन शेल्टर तो पूरा डूब गया। वो रेन शेल्टर बनाया गया था कि आपको रेन से शेल्टर देना। उस बेचारे ने क्या शेल्टर देना, वो रेन शेल्टर खुद ही रेन में बह गया और उसकी छत पे वो बैठाया हुआ है। मतलब कितनी मीगर डेवलपमेंट है वहाँ पे। तो क्वार्टर वन की अर्निंग जो आएगी, क्वार्टर वन कौन सा, क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25-26, इसकी जो अर्निंग आएंगी वो हमें बताएंगी। मैक्रो रेजिलियंस, इंडिया की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ आपको जरूर बताऊंगा, और उस दिन वो जो आएगा बीलॉग, मतलब बनाऊंगा मैं जब वो डाटा आएगा। जीडीपी बताया जा रहा है कि क्वार्टर 4 की अच्छी आएगी, और क्वार्टर 1 की वैसे भी जीडीपी बहुत अच्छी आती है, क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 की। क्यों आती है दोनों की अच्छी, कि दोनों ये जो है हमारा फाइनेंशियल बजट आता है, और यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट पे हमारी मॉनसून बहुत अच्छी आती है। तो इन फैक्टर की बदौलत जो है भारत की ग्रोथ अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। ईजिंग इन्फ्लेशन तो बहुत ही कम हो रही है, और रेट कट जो है वो अमेरिका से आएगी, अमेरिका से आएंगी तो महाराज हम तो पीछे लगू हैं। अमेरिका रेट कट करेगा तो हो सकता है कि हमारे सुर में ना करें, तुरंत प्रभाव से वो कम कर देंगे। अब और उसमें उनकी गलती नहीं है, हमने अपनी पूरी इकोनॉमी को अमेरिकन डिपेंडेंट बना रखा है। और अब हमको एहसास हो रहा है, जब ये डोनाल्ड जे ट्रंप साहब आए हैं ना, तो भारत के पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा कि डोंट पुट योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। आप एक बास्केट में अमेरिका की तरफ मत रखिए सब कुछ, क्योंकि ट्रंप जैसे अब आए हैं और जो वो डांस करवा रहे हैं भारत को, हर एक पॉलिसी के ऊपर हमें वो क्या कहते हैं उसको जलील करवा रहे हैं, हर एक चीज़ के ऊपर। मतलब और विपक्ष मोदी जी के ऊपर सवाल उठा रहा है। अब मोदी जी बेचारे क्या बोले, जो उन्होंने उम्मीद की थी वैसा तो हुआ नहीं। जैसे आप उम्मीद करते हैं ना कि स्टॉक मार्केट यहाँ पे जाएगी और मेरे इतने पैसे बनेंगे, उतने तो बनते नहीं, बीच में कोई इवेंट आ जाता है, वही वहाँ पे हुआ है। तो इसीलिए अमेरिका के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस भारत के लिए अच्छी नहीं है। डोमेस्टिक सेक्टर जो अच्छे करेंगे, फाइनेंशियल, टेलीकॉम, एविएशन, इन सेक्टर्स को बोला जा रहा है कि अच्छा करेंगे। एनालाइज करेंगे हम कभी इनको डिटेल में। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। यूएस क्रेडिट डाउनग्रेड इम्पैक्ट कुड डाइवर्ट फॉरेन फ्लो टू ईएम लाइक इंडिया। अब यूएस का जो डाउनग्रेड है, हमें दो चीजें आपको समझाना चाहता हूं। मूडी ने क्या किया, मूडी ने यूएस को डाउनग्रेड कर दिया। डाउनग्रेड क्या किया उन्होंने, ट्रिपल ए, ये होती है नंबर 1 की रेटिंग, नंबर 2 पे ले आए,
A1, ए होती है नंबर 2 की रेटिंग, भारत की तो और नीचे है, हम बी की सीरीज में है। तो इस रेटिंग पे ले आए। अब अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ कि बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ गए यूएस में, तो पैसा बॉन्ड में जाने लगा। पर बॉन्ड सस्टेन नहीं कर सकता कभी भी, इन्फ्लेशन जो बढ़ जाएगी साथ में, तो बॉन्ड से तो पैसा निकलेगा बाहर। अमेरिका में तो लगेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी तो वीक हो रही है। कौन बोल रहा है? मूडी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका डेट ज़्यादा है। तो इस पैसे ने, अब इन बॉन्ड से जब ये पैसा निकलेगा तो ये पैसा कहाँ जाएगा? पिछली कल अमेरिकन बॉन्ड से पैसा निकला, जापानीज बॉन्ड से पैसा निकला, मान लो वहां से निकला $100 बिलियन। तो इस $100 बिलियन में से कुछ परसेंटेज तो भारत में, 100 तो नहीं निकला होगा, 10 निकला होगा ज्यादा, तो कुछ परसेंटेज तो इमर्जिंग मार्केट इंडिया में भी आएगा ना। वो आया, वो आज के दिन में पहुंचा वो भारत में, और इसलिए मार्केट के बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन है। FIIs का डाटा आएगा। आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हम तुरंत अपलोड करेंगे जैसे ही वो डाटा हमारे पास आएगा। तो लॉन्ग रन के अंदर भारत अट्रैक्टिव मार्केट होगी। इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी बाई ऑन डिप मैंने आपको बता दिया। क्वालिटी स्टॉक खरीदने, ये बात हो रही है ट्रेडर्स की। आप में से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, उनके लिए राय है ये। जो इन्वेस्टर हैं, आपके लिए पॉइंट है ही नहीं बेसिकली। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड कैपिटलाइज ऑन करेक्शन एंड मीडियम टर्म बुलिश फंडामेंटल। जो इन्वेस्टर है आप में से, मैंने आपको समझा रखी है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, वही मॉडल आपको फॉलो करना है। वो क्या होती है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग? जाइए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के मॉडल्स के ऊपर, वहां पे हमने हर एक मॉडल एक्सप्लेन किया है एट लेंथ। अमेरिका का एग्जिस्टिंग होम सेल, इसको कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। याद रखिएगा, 2 इंडिकेटर होते हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, एक लैगिंग होता है, कि जो डाटा आ गया उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं हम। जैसे GDP कितनी है हमारी? 6.5%, यह है लैगिंग। GDP आ गई, फिर हम कहानी बनाएंगे क्या क्या हुआ। एक है लीडिंग, कि GDP ही कितनी आएगी वो हम एडवांस में प्रेडिक्ट कर लेंगे। वो होते हैं लीडिंग इंडिकेटर। और स्टॉक मार्केट के लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखते। स्टॉक मार्केट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लीडिंग इंडिकेटर। आप लोग देखते होंगे ना कि जो टीवी में एनालिस्ट आते हैं, वो कैसे प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, वो सब लीडिंग इंडिकेटर्स देख के आते हैं। वो कोई जीनियस नहीं है, वो आइजैक न्यूटन के लेवल के लोग नहीं है। वो लीडिंग इंडिकेटर पढ़ के आ जाएंगे और वहां से वो एनालाइज करेंगे चीजों को। आपको लगेगा यार देखो कितनी नॉलेज है इसको तो पहले ही पता है, कितना इंटेलिजेंट है ये। इंटेलिजेंस कुछ और चीज होती है, भविष्यवाणी करना और इंटेलिजेंस इज एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो लीडिंग इंडिकेटर्स का आपको पता होना चाहिए। अब अमेरिका में डेटा क्या बोल रहा था, प्रेडिक्शन क्या थी, फोरकास्ट था 4.15 मिलियन, ये फोरकास्ट था। इतने घर बिकने चाहिए थे। घर बिके कितने? सिर्फ 4 मिलियन, 40 लाख 41,50,000 घर बिकने चाहिए थे। बिके कितने? 40 लाख। तो ये जो 1.5 लाख घर कम बिके, उससे पता चला कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है, यूएस की जो इकोनॉमी है, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, वो स्लो हो रही है। लेकिन एक इंडिकेटर इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता। अगला इंडिकेटर आया है इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ये इनका पॉजिटिव आ गया। 2,30,000 आना था, ये 2,30,000 आया कितना? 2,27,000। कि 2,30,000 लोग जो हैं वो नौकरी के लिए, भत्ते के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए अप्लाई करेंगे। जैसा सेम हमारे यहाँ मनरेगा है। जो मनरेगा की स्कीम है, सरकार बोलती है कि हम हर हाथ को काम देंगे। अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो आप एप्लीकेशन देंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को या SDM को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि आप जो है हमें काम नहीं मिला वहाँ पे, तो आप हमें भत्ता दीजिए। ये सेम वही कॉन्सेप्ट भारत में आया। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये। और अमेरिका में भी अगर आपको नौकरी नहीं मिलती, वहाँ तो वीकली डाटा आता है ना। कैपिटलिज्म है ना, प्योर कैपिटलिज्म है, इट्स अ प्योर कैपिटलिज्म। और प्योर कैपिटलिज्म में तो हर वीकली हायर एंड फायर चलता है वहाँ पे। तो जिन लोगों को वीकली नौकरी नहीं मिलती, वो क्या क्लेम करते हैं? वो क्लेम करते हैं जॉबलेस एनरोलमेंट। तो कितनी आई यहाँ पे? कम ने किया
मतलब इकोनॉमी ठीक है। तो दो पैरामीटर आए हमारे पास, एक में इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी नेगेटिव आया होम सेल में, और यूएस का जॉब में क्या आया, ग्रीन में करते हैं इसको, ग्रीन में क्या आया, पॉजिटिव। तो कुछ डेटा क्लियर नहीं कर रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था। FII का जो डेटा है ये देखिए, चाइना का फ्लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आज तक देखो आप इनको, प्लस 2.8, 3.2, 2.5, 2.1 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली $12 बिलियन अप्रोक्सीमेटली। हांगकांग में देखो आप, अप्रोक्सीमेटली $7 बिलियन। दोनों को मिला दें तो $20 बिलियन कहां पे आया, $20 बिलियन को कर दो आप 8.5 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, इट इज रफली इक्वल टू 1,65,000 करोड़ रुपया। 1,65,000 करोड़ रुपया एक हफ्ते में इन्फ्यूज हुआ है चाइना और हांगकांग में। इसका कंपैरिजन एक हफ्ते का मैं भारत के साथ भी करवाता हूं आपको। इसीलिए चाइना और हांगकांग की जो मार्केट है वो ऊपर को जा रही है। अब सवाल उठता है पूरे वीक में वहां पे ये इतना ज्यादा इनफ्लो क्यों हुआ। इसके पीछे जो कारण है यूएस चाइना डील, यूएस चाइना की डील होगी वहां पे, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। चाइना ने स्टिमुलस दिया अपनी इकोनॉमी को, 3 ट्रिलियन युआन का जो चाइनीज करेंसी है उसका स्टिमुलस दिया गया, और टेक सेक्टर में न्यू इनोवेशंस आई हैं। किससे इनोवेशन आई हैं, हांगकांग में। प्लस जो सेमीकंडक्टर और चिप, उसके ऊपर जो बैन लगाया था यूएसए ने, वो वाला जो बैन है वो यूएसए ने हटा दिया वहां पे। इन 4 फैक्टर की बदौलत जो FII का जो फ्लो है वो चाइना और हांगकांग की तरफ ज्यादा गया, और अगर इनकी ये डील नहीं हुई होती तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहां पे आना था, इंडिया के अंदर आना था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप देखिएगा कि भारत में FII का जो फ्लो है इस पूरे वीक में किस प्रकार का रहा। ये देखिए आप, 90, 20, 21, 22, 23 का भी डाटा आया नहीं था। 2000 करोड़ को माइनस कर दें आप इसमें से तो 13,000 करोड़ रुपीस माइनस में गया है यहां से। ये मैं खैर कैश का ही बता रहा हूं आपको, और भी डेरिवेटिव का डाटा भी है वो नहीं लाया हूं, उस डाटा को भी मैं कंपाइल करूंगा, तब अलग से उसको कंपैरिजन करूंगा। तो हमारे यहां से ये नेगेटिव में रहा, और चाइना में ये डाटा कैसा रहा, चाइना में ये डाटा प्लस के अंदर रहा। यही फर्क है FII का, और ये भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए खतरा है बहुत बड़ा। ये देखिए, ये FII का जो डाटा है, हमारे यहाँ पिछले कल जो ब्लड बाथ हुआ था, मैंने क्या टर्म दी थी कल के वीडियो के लिए, ब्लड बाथ इन स्टॉक मार्केट। तो वो इसलिए हुआ था कि 5,000 करोड़ रुपीस की जो सेलिंग है वो किसने की थी, FII की जो सेलिंग थी भारतीय स्टॉक मार्केट में वो बहुत हाई थी। अब चलिए आप आगे, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आज मार्केट ने इसलिए पॉजिटिव दिया, जापानीज जो बॉन्ड था वो फॉल किया थोड़ा सा है, लेकिन इसने फॉल किया, लेकिन अभी भी ये 3% से ऊपर है। इट मस्ट बी लेस देन 3%। अगर जब लेस देन 3% आएगा तो यहाँ का जो पैसा है वो आएगा स्टॉक्स में, और स्टॉक्स से आएगा वो इमर्जिंग मार्केट में, और इमर्जिंग मार्केट में मान लो $100 बिलियन आते हैं, तो $100 बिलियन में से 12 से 15% वो कहां पे आएगा, 12 से 15 बिलियन डॉलर्स भारत के अंदर आएगा। इसीलिए ये जो बॉन्ड हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और याद रखिएगा बॉन्ड मार्केट इज 1000 टाइम्स बिगर देन स्टॉक मार्केट। याद रखिएगा 1000 गुना बड़ी है बॉन्ड की मार्केट स्टॉक मार्केट से। अब चलिए आप, यूएस के जो 30 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड है ये भी देखिए फॉल किया, लेकिन इट मस्ट बी लेस देन 5%। जब ये 5% से कम आएगा तब FII क्या करेंगे, इंडिया की तरफ रुख करेंगे। तो इसलिए जापान का बॉन्ड
इट मस्ट बी लेस देन 3%। यूएसए का बॉन्ड इट मस्ट बी लेस देन 5%। और कौन से हैं ये? 30 ईयर्स के, क्योंकि बॉन्ड 30 ईयर के भी होते हैं, 20 के भी होते हैं, 10 के भी होते हैं, 5 के भी होते हैं, 1 ईयर के भी होते हैं। ये बॉन्ड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बॉन्ड का जो बेसिक सीरीज का लेक्चर है, अभी वो मैंने अपलोड नहीं किया है, जब अपलोड करूंगा तो जरूर देखिएगा उसको। अब आइए आप डॉलर इंडेक्स, मैंने पहले भी आपको बता दिया, इट इज लेस देन 199। इट इज गुड फॉर किसके लिए? इंडिया के लिए। तो भारत के लिए ये जो DXY का इंडेक्स है, इसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट का जो बी लॉग है वो बनाया हुआ है, जरूर देखिएगा उसको जाके। वॉलेटिलिटी शिकागो बोर्ड का है ये। वॉलेटिलिटी ये है, घबराइएगा मत, ये वॉलेटिलिटी 22.92 जो है, इट इज ऑफ यूएस मार्केट, भारत की नहीं है ये। तब तो आपको चक्कर आ जाना चाहिए था अभी तक। ये इनका 10% बढ़ा है, और कारण देखो आप, इतनी वॉलेटिलिटी यूएस में क्यों बढ़ी? द वन बिग बिल। पता नहीं, ये तो हर रोज ट्रंप साहब ना पता नहीं कौन सी नई स्टोरी कहां से बुन के ले आते हैं और सत्यानाश कर देते हैं। अपना अमेरिका का तो करते ही करते हैं, दुनिया का भी करते हैं साथ में। ये इस बिल की बदौलत वॉलेटिलिटी बढ़ी है। तो अब अमेरिकन स्टॉक मार्केट या तो मैसिवली नीचे आएगी या मैसिवली ऊपर आएगी। आप लोगों को पोस्ट आ जाएगी आज जैसे अमेरिकन मार्केट बिहेव करेगी। 9 to 10 PM ये मैच्योरिटी टाइम होता है वहाँ मार्केट का। 7 PM तो खुल जाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के तहत। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को, ताकि हम आपको पोस्ट भेज पाएं और आप समझ पाएं अमेरिकन मार्केट कहाँ जा रही है। ये देखिए, ये है इंडिया विक्स, ये हमारा इंडिया का। इंडिया हल्का सा ऊपर को बढ़ा है, इट इज 17.27। ये भी लो मिड वोलेटाइल जोन के अंदर है, ये लो मिड वोलेटाइल जोन के अंदर। और विक्स जो बुलिश मार्केट को चाहिए होता है, इट मस्ट बी लेस देन 15। विक्स का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया बेसिक कॉन्सेप्ट में, जरूर देखिए। आज बर्नस्टाइन की रिपोर्ट के बाद मैंने पहले भी बताया, सारे आईटी सेक्टर्स की लीडिंग कंपनी इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी, HCL टेक, सारी की सारी ग्रीन में रही हैं। और इसीलिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो आज ग्रीन में जरूर होगा, क्योंकि जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है वो आईटी की कंपनी जरूर लेता है। एक तो उनके फैंसी नेम है, और आप लोग थोड़ा बहुत उनसे लिंक कर पाते हैं, उनका जो क्या कहते हैं उनको फ्लैम्बोइंसी उसके साथ, तो वो बढ़ी होंगी तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ा होगा। रिलायंस पावर, ये देखिए 16% बढ़ा। इसके पीछे कारण क्या है? इनकी एक पार्टनर कंपनी है, 50-50 का ज्वाइंट वेंचर किया इन्होंने, और भूटान में लार्जेस्ट सोलर प्लांट की मंजूरी इनको मिल गई है। और इसीलिए इस कंपनी का जो स्टॉक है वो इतना ज्यादा आज की डेट में बढ़ा है, और कोई कारण नहीं है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, डॉलर गिरा है दोस्तों। तो ऊपर को कौन आया है? रूपी। ये बहुत अच्छी खबर थी भारत के लिए। हमारी स्टॉक मार्केट इसलिए भी आज के दिन में ऊपर को राइज की है, क्योंकि रूपी जो है मजबूत हुआ है। तो डॉलर इज वीक एंड रूपी इज स्ट्रॉन्ग। रूपी स्ट्रॉन्ग हुआ है एंड इट इज गुड फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। ये भी एक रीजन है मार्केट का ऊपर जाने का। वारी एनर्जी का जो स्टॉक है वो क्रैश किया आज के दिन, रेड से शो करते हैं इसको, क्रैश किया। ये मैंने आपको पहले भी बताया। इसका एक थी सनरन करके कंपनी है, कहां पे? यूएसए में। यूएस में सनरन करके कंपनी है, इनकी पार्टनरशिप है वारी एनर्जी के साथ। तो वहां पे जो वन बिग बिल आया है ना, बिग बिल यूएसए में, इसने सस्टेनेबल एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को बैकफुट पे कर दिया। वो बैकफुट पे हुआ तो ये बैकफुट पे गया। और अगर सन रन बैकफुट पे चली गई कंपनी, जो वारी की का शेयर होल्डिंग है वहां पे, और इनकी शेयर होल्डिंग वारी के अंदर है, तो वारी एनर्जी भी बेचारी हमारी, जबकि हम इंडिया में सपोर्ट करते हैं और वारी एनर्जी बहुत अच्छी कंपनी है। आप इसकी आज की डेट में एक ही ड्रॉबैक है, इसकी पीई हाई लेवल पे चली गई है, लेकिन इसका फंडामेंटल में जरूर एनालिसिस करूंगा किसी दिन। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज। और ये देखिए निफ्टी 50
मतलब बीच में अटका हुआ इस लाइन के, ये जो ग्रीन है ना, ये अगर मैं कैंडल बनाऊं ना ऐसे, तो ऐसे करके कैंडल है ये, ऐसे करके कैंडल, ये देखो सेंटर में, ना ये ऊपर गया ना नीचे गया। इस कंफर्मेशन लेवल से अगले हफ्ते हमको पता चलेगा ये कहाँ जाएगा। और जो हमारा डीप एनालिसिस है, जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उस वीलॉग में एट लेंथ में हम एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ बहुत सारे चार्ट लेके आएंगे और आप इसी शानदार चार्ट के ऊपर, क्योंकि ग्रीन रहा, आप सबका पोर्टफोलियो ग्रीन में गया, मार्केट बंद हुई, 2 दिन की छुट्टियां है, आप एंजॉय करेंगे हॉलीडे। और जिन्होंने आज पैसे कमाए होंगे वो इस वक्त शरबत का पान कर रहे होंगे। अब शरबत क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वो शरबत नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, उसको समझ लीजिए आप। तो ये था हमारा आज का वीलॉग। और अगर आपको हमारा आज का वीलॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को, लाइक करिए। लाइक अगर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो कमेंट करके बताइए हमें क्या कमी है, शेयर करिए। और अब हम आपसे मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ। आपके लिए जो वीलॉग आने वाला है, जो वीलॉग हमने बहुत टाइम से बनाया हुआ है, उसी वीलॉग के लोगों के ऊपर जो आज टीजर में लॉन्च करने वाला हूं, जो टीजर आपके लिए आज आने वाला है, इसी टीजर के ऊपर हम क्लोज करते हैं आज का वीलॉग। ये लंदन आपको सामने दिख रहा है, लंदन का टावर, लंदन का ब्रिज और बड़ा कलरफुल लंदन, क्योंकि 1671 में फर्स्ट टाइम गोल्ड की ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। द बर्थ ऑफ लंदन फर्स्ट गोल्ड ट्रेडिंग सेंटर, डिस्कवरिंग द हिस्टोरिक इंपैक्ट ऑफ गोल्ड ट्रेडिंग। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा मोजे मुकाटा से, और ये वाला वीलॉग आपको आएगा संडे को जरूर मिलेगा। और तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।